Good morning, student. Today we will discuss about the cyber crime and cyber law. After that, we will discuss about the 3G and 4G communications. So let us start. Cyber crime and cyber law. First, we will discuss about cyber crime, or we can say it is a computer crime. Why? Cyber crime refers to any crime wherein the computer is either a tool or a target or both. Some form of the cyber crimes are. देखिए, साइबर क्राइम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो साइबर क्राइम मतलब क्या होता है? साइबर क्राइम मतलब वो कंसेप्ट होता है जहाँ पर आप कंप्यूटर के थ्रू या कंप्यूटर के ऊपर या दोनों ही चीज़ों में क्या हो, अटेम्प्टिंग में भी क्या हो, कंप्यूटर हो, और जिसके ऊपर अटेम्प्ट किया गया है वहाँ पे भी सिस्टम की बात हो रही है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं वो सारे साइबर क्राइम में आ जाते हैं। मतलब साइबर क्राइम को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे जो विक्टिम होगा वो भी क्या होगा, कंप्यूटर हो सकता है। जो कल्प्रिट होगा वो भी कंप्यूटर हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों ही विक्टिम और कल्प्रिट दोनों ही कंप्यूटर से जुड़े हुए हों। तो इससे रिलेटेड जितने क्राइम होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? साइबर क्राइम कहलाते हैं। अब इसके ऊपर कुछ अलग अलग साइबर क्राइम्स का हमारे पास टाइप्स है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि साइबर क्राइम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग एंड सेंडिंग स्पैम मेल्स। आपको जो स्पैम मेल्स मिलते हैं उसको क्रिएट करना और सेंड करना भी अपने आप में एक साइबर क्राइम होता है। मतलब स्पैम मेल का मतलब होता है अनवांटेड मेल, जो आप लोग नहीं चाहते या जो डिज़ायरेबल नहीं होते, फिर भी वो आपके मेल आईडी में आकर इकट्ठे होते चले जाते हैं, उन्हें स्पैम मेल्स कहा जाता है। और ऐसे मेल्स को क्रिएट करना और सेंड करना भी अपने आप में एक साइबर क्राइम होता है। तो हमारे मेल आईडी पे आने वाले क्या सारे मेल मतलब जिस कंपनी के वो मेल आ रहे हैं, तो क्या वो साइबर क्राइम काउंट होगा? नहीं, वो साइबर क्राइम काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि कभी आप उस मेल को खोल के देखेंगे तो वहाँ पर नीचे अनसब्सक्राइब्ड का ऑप्शन होता है। अगर आपने अनसब्सक्राइब कर दिया तो उस कंपनी से मेल नहीं आएंगे। लेकिन अगर अनसब्सक्राइब करने के बाद भी अगर आपको उसी कंपनी के मेल आ रहे हैं तो फिर ये साइबर क्राइम काउंट होगा। तो इसी कारण से जितने स्पैम मेल्स होते हैं वो स्पैम मेल्स को भी हम लोग किस में काउंट करते हैं? साइबर क्राइम में। नेक्स्ट वन इज़ पोस्टिंग ऑफेंसिव मैसेजेस ऑन सोशल नेटवर्किंग पोर्टल्स। ये आजकल बहुत ज़्यादा है। जो सोशल नेटवर्किंग पोर्टल्स है, जैसे हम व्हाट्सएप की बात कर सकते हैं, फेसबुक की बात कर सकते हैं, ट्विटर की बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की बात कर सकते हैं, या और भी जो वेबसाइट है जो सोशल नेटवर्किंग पोर्टल्स में आती है, उन पर ऑफेंसिव मैसेजेस को पोस्ट करना भी एक प्रकार से क्या होता है? साइबर क्राइम होता है। अब किसी भी अगर आप पोर्टल की बात करें, उस पर अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने कोई पोस्ट की जो किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे रिलीजन को अफेक्ट करती हो, तो इस टाइप के जो मैसेजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑफेंसिव मैसेजेस। और ये ऑफेंसिव मैसेजेस किस कैटेगरी में आते हैं? साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट होता है हैकिंग ऑफ कंप्यूटर और क्रैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम। हम किसी के सिस्टम को हैक करें या उसके सिक्योरिटी सिस्टम को क्रैक करें, ये दोनों प्रोसेस किस में काउंट की जाती है? साइबर क्राइम में काउंट की जाती है। मतलब अननेसेसरी, अनवांटेड तरीके से, अनऑथराइज्ड तरीके से किसी के सिस्टम को एक्सेस करना या उसके सिक्योरिटी सिस्टम को क्रैक करना, ये दोनों ही कैटेगरी साइबर क्राइम में रखी जाती है। अनएथिकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड फ्रॉड थ्रू इंटरनेट। हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है और अनएथिकल तरीके से उस ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाए, या किसी अनएथिकल तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करें, या इंटरनेट के थ्रू किसी के साथ फ्रॉड करें, तो ये दोनों कैटेगरी भी किसमें आती है? साइबर क्राइम के अंदर आती है। हैरेसमेंट थ्रू ईमेल्स एंड वेब मैसेजेस। आप ईमेल्स के थ्रू या वेब मैसेजेस के थ्रू या व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेजेस के थ्रू, पोस्ट के थ्रू किसी को हैरेसमेंट क्रिएट करते हैं किसी के लिए, तो ये जो होता है ये भी एक प्रकार से क्या होता है? साइबर क्राइम होता है। नेक्स्ट वन इज साइबर टेररिज्म। एक और कंसेप्ट होता है साइबर टेररिज्म। जब ऑनलाइन कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, जब हम लोगों को मेल के बारे में पता चला था, या और भी जो नई नई टेक्नोलॉजी जब इंटरनेट के साथ आई थी, तो उस समय साइबर टेररिज्म बहुत इन्वॉल्व हुआ था, और आज भी साइबर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। तो ये साइबर टेररिज्म होता क्या है? साइबर टेररिज्म का मतलब होता है कि जितने टेररिस्ट होते हैं वो साइबर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं
ताकि वो अपने मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके। इनको इजीली क्रैक करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसी कारण से टेररिस्ट इन चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। तो ये जो टेररिज्म फैलाना किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्किंग के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये सब चीज़ें किस में काउंट होती है, साइबर टेररिज्म में, और इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज क्रिएशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन एक्सेट्रा। वायरस को क्रिएट करना, वॉर्म्स क्रिएट करना और ट्रोजन्स क्रिएट करना, और फिर इसको प्रोपोगेट करना। प्रोपोगेट करना मीन्स उसको फैलाना भी अपने आप में क्या होता है, एक साइबर क्राइम होता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि जो वायरस होते हैं या वॉर्म्स होते हैं या ट्रोजन्स हॉर्सेस होते हैं, ये सारे अपने आप में क्या होते हैं, इनकम्प्लीट फाइल्स होती है, या हम इनको बोल सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके सिस्टम में डिस्ट्रक्शन का काम करता है। और जो चीज़ें डिस्ट्रक्शन करती है हमारे सिस्टम के अंदर, वो चाहे डॉक्यूमेंट का डिस्ट्रक्शन हो, हमारे डेटा का डिस्ट्रक्शन हो, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डिस्ट्रक्शन हो, वो सारी चीज़ें वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेस में रखी जाती हैं। तो वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेस क्रिएट करना और उसको प्रोपोगेट करना, ये दोनों कैटेगरी इसमें रखी जाती है, साइबर क्राइम में रखी जाती है। तो ये अभी हमने कुछ ही पॉइंट पढ़े, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो साइबर क्राइम में आते हैं। और साइबर क्राइम में जब इन चीज़ों को रखा जाता है तो मोस्ट ऑब्वियस है कि इनके ऊपर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। और ये जो एक्शन लिया जाता है, ये लिया जाता है साइबर लॉ के थ्रू। तो साइबर लॉ क्या होता है, अब अपन उसके बारे में बात करते हैं। लाइक ट्रेडिशनल क्राइम सच एज थेफ्ट, फ्रॉड, फॉर्जरी, defamation and mischief, cyber crime are also treated as criminal activity and are subject of punishment। अब जैसे हम लोग ट्रेडिशनल क्राइम की बात करते हैं, जिसमें चोरी हो गई, धोखाधड़ी हो गई, किसी को बदनाम करना हो गया, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्राइम में रखी जाती है। वैसे ही जो साइबर क्राइम अभी हमने ऊपर पढ़ा, साइबर क्राइम को भी हम लोग कैसा ट्रीट करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी जैसा ही ट्रीट करते हैं, और इसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान भी है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 IT एक्ट इन इंडिया प्रोवाइड्स लीगल सपोर्ट टू द कंप्यूटर यूजर अगेंस्ट साइबर क्राइम। हमारे इंडिया में जब से कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को मतलब बूम आया, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने लगी, तो एक एक्ट बनाया गया इन द ईयर 2000, और इसी कारण से इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या IT एक्ट। अब ये जो IT एक्ट है, ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उन कंप्यूटर यूजर्स के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम क्रिएट करते हैं। द साइबर पुलिस हैव राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर IT एक्ट। अब IT एक्ट के अंदर होने वाले जितने भी ऑफेंसेस हैं, उन ऑफेंसेस को साइबर पुलिस क्या करती है, ट्रीट करती है, और उनके अकॉर्डिंग जो कल्प्रिट होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है और उनको पनिशमेंट दिया जाता है। इट ऑल्सो डील्स विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन इंटरनेट। और ये जो साइबर लॉ है जिसमें हम IT एक्ट की बात कर रहे हैं, ये IT एक्ट आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। मतलब हम लोग नेट के थ्रू किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी की क्रिएशन को अपना नाम नहीं दे सकते, या हम उसका जो कमर्शियल यूज़ है वो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, साइबर लॉ में आती है। और साइबर लॉ IT एक्ट का यूज़ करते हुए क्या करता है, इन सारे कंसेप्ट को फॉलो करता है, और अगर कहीं पर कोई कल्प्रिट मिलता है तो उसको पनिशमेंट देने का काम भी करता है। तो ये साइबर क्राइम और साइबर लॉ भी हम लोगों ने देखा। ये साइबर क्राइम और साइबर लॉ के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, और अच्छा टॉपिक है, आप लोग इजीली इसको याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इसको अपने वर्ड्स में लिखना है आपको, और पढ़ना आप में यहीं से है, तो आप इसको पढ़िए, समझिए, और इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो नेक्स्ट है वो है कम्युनिकेशंस, 3G कम्युनिकेशन एंड 4G कम्युनिकेशन। तो अपन अब उसकी बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन। इसमें हम लोगों ने 3G, 2G और 4G अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, इवन अब 5G आने वाला है,
तो ये जो है सारे कंसेप्ट, ये सारे मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले होता है GSM। हम लोग जो मोबाइल या जो सिम आप लोग यूज़ करते हैं वो सारी GSM सिम होती है। तो GSM का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसको याद रखिए, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, मैं शुरू से आपसे कहता हुआ आ रहा हूँ कि फुल फॉर्म याद रखिए। इज़ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली यूज सेल फोन टेक्नोलॉजी हैविंग 80% मोबाइल फ़ोन यूज़र्स। GSM जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जो सिम हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो GSM कहलाती है और दुनिया में 80% लोग इसके यूज़र है। इट इज़ स्टैंडर्ड डेवलप बाय यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसको किसने डेवलप किया था? ATSI ने, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, टू डिस्क्राइब प्रोटोकॉल फॉर सेकंड जनरेशन डिजिटल सेलुलर नेटवर्क फॉर मोबाइल फोन्स। ये जो यूरोपियन कम्युनिकेशन है, इंस्टीट्यूट है, इसने इस प्रोटोकॉल को इस्टेब्लिश किया कि 2G कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा। उसके सेट ऑफ रूल्स बनाए और उस समय 2G के लिए जो रूल्स बने थे वो इसी इंस्टीट्यूट ने बनाए थे। द GSM स्टैंडर्ड वॉज डेवलप्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एनालॉग सेलुलर नेटवर्क and originally described a digital circuit switched network for voice telephony। अब जब 1G चल रहा था जिसमें हम एनालॉग सेलुलर नेटवर्क का यूज़ करते थे, उस समय इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। उस कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करने के लिए 2G आया और 2G से ही हमारे पास क्या आया? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का कंसेप्ट हमारे सामने आया, जिसमें हमने सिम बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और आज हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और वो सिम बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो आज 2G से बढ़कर 3G आया, 3G के बाद 4G आया, अब 5G की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर ये जो सारे कंसेप्ट है ये सारे GSM के कंसेप्ट चल रहे हैं और GSM आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उसी के अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। दिस वॉज एक्सपांडेड टू फैसिलिटेट GPRS। ये जो GSM था ये GPRS का एक्सटेंडेड फॉर्म था, मतलब जो 1G था वो GPRS में चलता था, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज के ऊपर। फिर इसके बाद आया GSM जो हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं, उसी की अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इज एन अल्टरनेटिव सेल फोन टेक्नोलॉजी टू GSM। CDMA uses a broad spectrum electromagnetic waves for signaling with wider bandwidth. These allow multiple people to multiple cell phones to be communicated over the same channel to share a bandwidth of frequencies. In CDMA technology, data and voice packets are separated using ports and then transmitted using a wide frequency range. CDMA is being used for 3G high-speed internet access on mobile. CDMA जो टेक्नोलॉजी है आजकल इसका यूज़ हम लोग कम करते हैं, जैसा भी अपन ने ऊपर पढ़ा। GSM जो होता है 80% लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसका जो 20% बचा हुआ है वो 20% जो कंसेप्ट है वो CDMA के ऊपर चलता है। CDMA आपको एक बैंडविड्थ जो प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर आप वॉइस और डेटा दोनों को पैरेलली मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। CDMA टेक्नोलॉजी इंडिया में रिलायंस ने लॉन्च की थी, करीब 18 साल या समथिंग उसी के आसपास कुछ ईयर हुए। CDMA टेक्नोलॉजी जब लॉन्च हुई थी तब वो केवल रिलायंस के अंडर में थी और रिलायंस ने CDMA के मोबाइल निकाले थे। CDMA के मोबाइल में जो सिम होती थी वो इनबिल्ट होती थी और उसमें CDMA के जो मोबाइल थे वो CDMA टू CDMA जो अभी जैसा अपन कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जियो टू जियो फ्री या एयरटेल टू एयरटेल फ्री या आइडिया टू आइडिया फ्री, ये कंसेप्ट सबसे पहले CDMA टेक्नोलॉजी रिलायंस ने निकाला था। उसने CDMA टू CDMA फ्री कर रखा था और CDMA टू GSM कॉलिंग जो थी उसके कुछ चार्जेस थे। तो ये जो CDMA टेक्नोलॉजी थी ये उस समय यूज़ ज़्यादा की गई थी, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसलिए CDMA टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा फोकस कम हो गया और इसके जो यूज़र है वो घट के 20% पे आ गए। जबकि GSM टेक्नोलॉजी आज भी अपग्रेडेड होती जा रही है और इसके सबसे ज़्यादा यूज़र हमें मार्केट में मिलते हैं, जो कि करीब करीब 80% काउंट किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है 3G और 4G। तो 3G का मतलब क्या होता है? थर्ड जनरेशन। हम बार बार वर्ड यूज़ करते हैं 3G या 4G, तो एक्चुअल में ये जो G होता है ये कहलाता है जनरेशन। 3G is the third generation of wireless mobile technologies. It comes with the enhancement over previous wireless technology like high speed transmission, advanced multimedia access and global roaming. 3G टेक्नोलॉजी कब आई थी? 2G के बाद। ऑब्वियस है कि 2G में इतने ज़्यादा हमारे पास फीचर्स नहीं थे, मल्टीमीडिया
एक्सेस नहीं था, ग्लोबल रोमिंग नहीं थी, उन चीज़ों को ओवरकम करते हुए हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना स्टार्ट की? 3G। 3G इज़ मोस्टली यूज विद द मोबाइल फ़ोन एंड हैंडसेट एज अ मीन्स टू कनेक्ट द फोन टू द इंटरनेट और अदर IP नेटवर्क इन ऑर्डर टू मेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स। 3G का जब हमने यूज़ स्टार्ट किया मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, तो उसके थ्रू हम लोग इंटरनेट को ज़्यादा एक्सेस करने लगे, हम लोग वॉइस और वीडियो कॉल जनरेट करने लगे, और जो अपलोड और डाउनलोड की स्पीड थी नेट के ऊपर वो भी हमारी क्या हो गई? तेज़ी से बढ़ गई। उसके बाद आया 4G। 4G का मतलब क्या हुआ? फोर्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस सर्विस विच रेफर्स टू द नेक्स्ट वे ऑफ हाई स्पीड मोबाइल टेक्नोलॉजीज। जो 4G था उसने हमें और ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड की मोबाइल टेक्नोलॉजी के उसमें, या हम लोग और ज़्यादा अपग्रेड हो गए, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। दैट विल बी यूज टू रिप्लेस करंट 3G नेटवर्क। और जो 4G था उसने 3G को करीब करीब रिप्लेस कर दिया। अभी भी 3G चलता है, लेकिन करीब करीब जो रिप्लेसमेंट है वो हो चुका है 4G के अंदर। 4G वायरलेस नेटवर्क इज नेक्स्ट स्टेप ऑफ 3G विच इज़ करंटली द मोस्ट वाइड स्प्रेड हाई स्पीड वायरलेस सर्विस। यहाँ पर जो 4G है वो बहुत ज़्यादा आजकल, मतलब आप ये मान के चलिए 90% लोग आजकल 4G यूज़ कर रहे हैं, 3G केवल 10% यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि 4G का जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इसकी हाई स्पीड और वायरलेस सर्विस हमें बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया की फैसिलिटी, नेट की फैसिलिटी, वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। डाउनलोड अपलोडिंग की जो स्पीड है वो इसमें ज़्यादा है। इस कारण से हम लोग ने किस तरफ स्विच किया? 4G की तरफ। और 4G के बाद अब 5G भी आने वाला है। 5G भी इंडिया में कहीं कहीं पे लॉन्च हो चुका है, तो अपन अब 5G का वेट कर रहे हैं। ये 4G जो था आपके सिलेबस का पार्ट था, इसलिए अपन अब 4G अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब नेक्स्ट सिलेबस अपग्रेड होगा तो शायद इसमें 5G भी इंक्लूड हो जाएगा। एट प्रेजेंट 4G इज़ अवेलेबल इन लिमिटेड कंट्रीज एंड एरियाज। ये जो लास्ट लाइन है, अब आप इसको ओमिट कर सकते हैं, आप इसको अब ऐसा लिख सकते हैं, एट प्रेजेंट 5G इज़ अवेलेबल इन लिमिटेड कंट्रीज एंड एरियाज। क्लियर है? क्योंकि अब हम लोग 5G पे आ गए, 4G तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग 5G की बात करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 3G और 4G के बारे में देखा। 3G और 4G क्या था? इसके पहले 2G था, 1G था। तो ये सारी जनरेशन्स कहलाती है वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशंस की। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 4G क्या है, तो आपको बोलना आना चाहिए कि ये मोबाइल कम्युनिकेशन की जनरेशन है। अभी हम लोग 5th जनरेशन पे जा रहे हैं। जापान 7G पे काम कर रहा है, 7th जनरेशन पे काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन क्या होता जा रहा है? अपग्रेड होता जा रहा है। हम टेक्नोलॉजिकली क्या होते जा रहे हैं? अपग्रेड होते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम लोग 5G वगैरह के ऊपर भी बात करें। फिलहाल आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वायरलेस WLL या वाईफाई फैसिलिटी के बारे में, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस। वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशंस, WLL, फर्स्ट वन इज WLL। WLL means wireless local loop. In traditional telephone networks, phone would be connected to the nearest exchange through a pair of copper wire. हम लोग अगर टेलीफोन नेटवर्क्स की बात करें, जो आज से 20 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, करीब करीब 20 साल हो गए, तो 20 साल पहले जो टेलीफोन नेटवर्क्स हमारे पास अवेलेबल थे, उसमें हमारे जो टेलीफोन होते थे, इवन आज भी जो टेलीफोन नेटवर्क है, वो जो टेलीफोन नेटवर्क है वो नियरेस्ट एक्सचेंज से कनेक्ट होते थे कॉपर वायर के थ्रू। वायरलेस लोकल लूप WLL टेक्नोलॉजी सिंपली मीन्स दैट द सब्सक्राइबर इज कनेक्टेड टू द नियरेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज थ्रू अ रेडियो लिंक इंस्टेड ऑफ कॉपर वायर। और उन्हीं WLL उन्हीं जो अभी मैं नियरेस्ट ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क की बात कर रहा था, उसी सिस्टम को रिप्लेस किया गया किसके थ्रू? WLL के थ्रू। अब WLL के थ्रू रिप्लेस करने का मीनिंग है कि WLL टेक्नोलॉजी जब आई तो इसमें जो सब्सक्राइबर थे वो नियरेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट तो होते थे, लेकिन कॉपर वायर के थ्रू नहीं, वो कनेक्ट होते थे थ्रू द रेडियो लिंक, जो हमने रेडियो कम्युनिकेशन पढ़ा था उसके थ्रू। तो ये जो रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्टिविटी थी, ये कहलाती है WLL। आप लोगों ने कभी देखा हो पुरानी जो मिडिल एज की मूवीज़ थी, उसमें कॉर्डलेस मोबाइल या कॉर्डलेस फ़ोन यूज़ किए जाते थे, जिसका एक पर्टिकुलर रेंज होता था। उस रेंज में अगर वो मोबाइल है या वो कॉर्डलेस है तो वो एक्टिवेट रहता था, उसका एक स्टैंड होता था, उस स्टैंड को उसको पर्टिकुलर जो कॉर्डलेस था उसको रखा जाता था, और वो उस रेंज के आसपास अगर है तो आप वायरलेस तरीके से उससे कम्युनिकेट कर सकते थे।
तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये WLL है, आज भी यूज़ की जाती है लेकिन रेयर केस में यूज़ की जाती है। आजकल तो हम लोग टेलीफोन लैंडलाइन कनेक्शन भी कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि अब आजकल सभी के पास मोबाइल है। तो लेकिन जब हमारे पास टेलीफोन नेटवर्क, जो ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स थे, उनमें क्या होता था, वायर्स का यूज़ होता था आपके टेलीफोन को नियरेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट करने के लिए। और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी रिप्लेस हुई किसके थ्रू, WLL के थ्रू। WLL में क्या हुआ, आपके पास एक फिक्स पोर्ट आ गया और उस फिक्स पोर्ट का कनेक्शन आपके नियरेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज से होता था। लेकिन उस पोर्ट के ऊपर आपका जो कॉर्डलेस होता था, कॉर्डलेस नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें कॉर्ड नहीं होती थी। अब उस कॉर्डलेस को लेकर एक पर्टिकुलर रेंज में क्या कर सकते थे, घूम सकते थे और उसके घूमने के कारण आपका क्या होता था, वो कनेक्टिविटी बनी रहती थी। लेकिन अगर आप रेंज से बाहर चले गए या कॉर्डलेस लेके आप 10-15 किलोमीटर दूर चले गए तो कॉर्डलेस काम नहीं करता था। तो वो जो कनेक्टिविटी थी वो वायरलेस लोकल लूप थी, इसी को आगे अपग्रेड किया गया और जो वो 10-15 मीटर या 500 मीटर के रेंज में वो जो कनेक्टिविटी मिलती थी कॉर्डलेस के अंदर, वो कनेक्टिविटी को बढ़ाकर पूरे वर्ल्ड वाइड कर दिया गया। ठीक है, तो देखा जाए तो कॉपर वायर्स क्या हो गए, रिप्लेस हो गए और कॉर्डलेस मोबाइल्स का यूज़ स्टार्ट हो गया और कॉर्डलेस को और अपग्रेड किया गया। तो आजकल हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो और अपग्रेडेड वर्जन है। WLL is basically the use of radio wave to provide telephone connection to the home। अब WLL टेक्नोलॉजी जो होती है वो किसका यूज़ करती है, रेडियो वेव का यूज़ करती है। रेडियो कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, अलग अलग हमारे पास तरीके थे। ट्रांसमिशन मीडिया के अपन ने जो तरीके पढ़े थे उसमें एक रेडियो वेव भी था। फिर इन जनरल WLL इज़ चीपर, क्विकर एंड देन कॉपर वायर कनेक्टिविटी। WLL क्या होता है, चीपर होता है, क्विकर होता है। चीपर मतलब सस्ता और क्विकर मतलब जल्दी से कनेक्टिविटी इसकी पॉसिबल होती है। कॉपर वायर के थ्रू कनेक्टिविटी हो जाती है लेकिन वो स्लो होती है और उसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण से हम लोगों ने WLL की तरफ स्विच करना स्टार्ट किया। WLL में हमारे पास रेंज कम थी, हमने उसको बढ़ा के आज जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो WLL का ही एक्सटेंडेड फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर WLL टेक्नोलॉजी आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर हम लोगों ने कॉपर वायर को रिप्लेस कर दिया किसके थ्रू, WLL के थ्रू, या उसको हमने रिप्लेस कर दिया रेडियो वेव के थ्रू। और आजकल जो कम्युनिकेशन होता है वो रेडियो वेव पे होता है। देन वाईफाई हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोगों ने इतनी बार इसका नाम सुना होगा लेकिन काफ़ी लोग हैं, काफ़ी यूज़र होते हैं जिनको वाईफाई का फुल फॉर्म नहीं पता होता। तो आप फुल फॉर्म याद रखिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ और ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। Wi-Fi is a very common wireless technology that was developed in the 1990। Wi-Fi टेक्नोलॉजी जो थी, वायरलेस टेक्नोलॉजी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये 1990 में इस्टेब्लिश हो गई थी। लेकिन इसके ऊपर अपग्रेडेशन चलते रहे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स चलते रहे। ये मार्केट में नहीं आई थी लेकिन जहाँ पे इसके ऊपर काम चल रहा था वहाँ पर ये 1990 में इस्टेब्लिश की जा चुकी थी। लेकिन इस पर लार्ज रेंज मतलब बड़ी रेंज में डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता था, तो इसलिए इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स चलते रहे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चलते रहे। और जो इंडिया की मैं बात करूँ तो 2001-2002 में ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आ चुकी थी। तो मतलब 10 साल लग गए ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आने के लिए। लेकिन इंडिया में जब टेक्नोलॉजी आई तब तक हम काफ़ी अपग्रेडेड हो चुके थे और इसकी जो रेंज थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। Wi-Fi is a very common wireless technology that was developed in the 1990। It is used to connect machine in a local area network। पहले इसका जो यूज़ होता था वो केवल लोकल एरिया नेटवर्क के सिस्टम में ही कनेक्ट इसको कर पाते थे, इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप नहीं होती थी। तो वाईफाई इज लाइक अ वायरलेस वर्जन ऑफ इथरनेट। वाईफाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इथरनेट का वायरलेस वर्जन होता है। इथरनेट मतलब वो केबल जिसके थ्रू हम लोग हमारे सिस्टम में नेट कनेक्ट करते हैं केबल के थ्रू, तो वो इथरनेट कहलाता है। और अगर उसको हम लोग वायरलेस कर दें तो ये वाईफाई कहलाता है। वाईफाई इज टेक्निकली रेफर्ड टू एज द 802.11 प्रोटोकॉल। अब वाईफाई जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है, सेट ऑफ रूल्स जो यूज़ करता है, वो प्रोटोकॉल का नाम होता है 802.11। अगर आप लोग कहीं मोबाइल परचेज़ करने जाएंगे, लैपटॉप परचेज़ करने जाएंगे या कोई ऐसी डिवाइस परचेज़ करने जाएंगे जो नेटवर्किंग इनेबल्ड हो, तो उसके अंदर अगर वाईफाई चलता होगा तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर भी प्रोटोकॉल मेंशन किया हुआ रहता है। आपके मोबाइल में भी मेंशन किया हुआ रहता है
आपको इसके लिए सेटिंग में जाकर स्टेटस में जाके अबाउट फ़ोन वगैरह जो होता है वहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा। तो आपको वाईफाई का जो प्रोटोकॉल है उसका नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी 802.11। ओवर टाइम वाईफाई हैज़ इम्प्रूव गिविंग राइज टू डिफरेंट वेरिएशन ऑफ प्रोटोकॉल लाइक 802.11 है। अब इसके बाद इसी को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, तो नया वर्जन कौन सा आया 802.11 है। अलाउ 54 Mbps स्पीड अप टू 100 फीट, ये आपको 54 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता था। Mbps मतलब मेगा बिट पर सेकेंड। फिर इसके बाद दूसरा वर्जन आया 802.11b और ये जो था ये 11 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता था, लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा थी 300 फीट तक, जबकि ऊपर वाले की जो रेंज थी वो केवल 100 फीट तक थी। तो ये जो वाईफाई की जो हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े ये आपको नाम पता होना चाहिए कि अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 802.11b है, ठीक है। तो इस वाईफाई टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं और वाईफाई का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे हमारा ये वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो है ये ख़त्म हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अपन उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस। Internet in a network of the network that consists of million of private, public, academic, business and government networks that are linked by various wired, wireless and optical networking technologies। अब अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या डिफाइन कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब इंटरनेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स दैट आर लिंक्ड बाय द वेरियस वायर्ड, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। इंटरनेट के अंदर क्या होता है, ये एक प्रकार से नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है जिसमें मिलियंस पीपल, वो हो सकता है प्राइवेट हो सकता है पब्लिक हो सकता है एकेडमिक हो सकता है बिजनेसमैन हो सकता है गवर्नमेंट नेटवर्क हो, वो आपस में कनेक्ट होते हैं। अब कनेक्ट होने के भी तरीके हैं, एक हो सकता है वायर्ड तरीके से कनेक्ट हो सकता है वायरलेस तरीके से हो सकता है ऑप्टिकली कनेक्ट हो। तो कनेक्शन तो हुआ है, अब वो कैसा भी हुआ है, वायर्ड हुआ है, वायरलेस हुआ है, ऑप्टिकली हुआ है, लेकिन इस टाइप के जो कनेक्शन हैं और ये जो कनेक्शन जब लिंक किए जाते हैं तो एक नेटवर्क बनता है और इसी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ interconnected computer network that use the standard internet protocol suite to serve several billion user worldwide। अब जो इंटरनेट है वो ग्लोबली एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें मिलियन ऑफ नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड है और नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब इसके लिए एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है जो अपन ने बात की थी TCP/IP का फुल फॉर्म भी हमने पढ़ा था, टू सर्व सेवरल बिलियन यूज़र वर्ल्ड वाइड। और ये जो प्रोटोकॉल है ये बिलियन यूज़र्स को पूरे वर्ल्ड में आपस में कनेक्ट करके रखता है। द मॉडर्न इंटरनेट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ARPANET। आजकल जो हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ये इंटरनेट ARPANET का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ARPANET क्या है, ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये क्रिएट किया गया था 1969 में बाय द अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ARPANET वैसे देखा जाए तो 1969 में ही इस्टेब्लिश हो चुका था, लेकिन उस समय इसको इंटरनेट नाम नहीं दिया गया था, इसका नाम ARPANET था केवल। और ARPANET किसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था, जो अमेरिकन आर्मी है या जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसके लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि उनके आर्मी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था वो सिक्योर रखना चाहते थे और वो सिक्योर रहे इसके लिए उन्होंने एक कम्युनिकेशन कंसेप्ट यूज़ किया जिसको ARPANET नाम दिया गया। और आज की लाइफ में ये ARPANET इंटरनेट बन चुका है। तो अगर हम आपसे कोई पूछे कि इंटरनेट की स्टार्टिंग कब से हुई तो आप उसको 1990 ना बोलते हुए अगर आप उसको 1969 से बोले तब भी कम वो वैलिड माना जाता है, क्योंकि उस समय ARPANET इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंटरनेट। तो ARPANET से वो स्टार्टिंग हुई थी और आज हम लोग उसका इंटरनेट फॉर्म देखते हैं। क्लियर है। In 1990, the British programmer team Berners-Lee devised hypertext and HTML to create World Wide Web। 1990 में 1969 में ARPANET स्टार्ट हो चुका था, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन
1990 1990 में एक ब्रिटिश प्रोग्रामर था टिम बर्नर्स ली। उसने क्या बनाया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लैंग्वेज क्रिएट की, जिसको हम HTML के नाम से जानते हैं। और ये HTML ने ही www वर्ल्ड वाइड वेब का स्टार्टिंग की। और यहीं से हमारा जो नेट था, जो यूज़र्स के लिए नेट था, पब्लिक डोमेन के लिए जो नेट था, वो यहाँ से यूज हुआ। द इंटरनेट कैरीज एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज सच एज इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये जो इंटरनेट था, इसने क्या स्टार्ट किया, बड़े पैमाने पर एक्सटेंसिव रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज को कैरी करना स्टार्ट किया। कैरी करने का मतलब है कि जो लार्ज इंफॉर्मेशन है विथ डेटा, विथ वीडियो, विथ ऑडियो, ये सारा डेटा इंटरनेट के थ्रू लिंक किया गया हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, और फिर उसको वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू कहाँ भेजा गया, पूरे वर्ल्ड में शेयर किया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक कम्युनिकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिसके थ्रू हम लोग क्या करने लगे, ईमेल का यूज़ करने लगे, चैट का यूज़ करने लगे, टेक्स्ट का ट्रांसफ़र करने लगे, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो को ट्रांसफ़र करने लगे। और यहीं से हमारा जो इंटरनेट था वो हमारा देखा जाए बेसिकली स्टार्ट हुआ। तो ये जो अपन ने अभी देखा, ये इंटरनेट का ओवरव्यू था। और इस ओवरव्यू से आपको समझ में आया होगा कि इंटरनेट को हम लोग बोलते क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। और फिर इसकी स्टार्टिंग कब से मानी जाती है, 1969 से अमेरिकन आर्मी ने इसको यूज़ किया था अर्पानेट के नाम से। और इसी का एक्सटेंशन हुआ 1990 के बाद। टिम बर्नर ली ने जब HTML को क्रिएट किया, www को क्रिएट किया, उसके बाद से इस पर्टिकुलर इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई ऑफिशियली, और ये पब्लिक डोमेन के लिए खोल दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे इसको अपग्रेड किया जाता रहा, और अब आज के टाइम में हम लोग करीब आज 30 साल हो चुके हैं इस बात को। 30 साल के बाद, सॉरी 30 नहीं 20 साल हुए, 1990 से अगर हम लोग माने तो 2000, 2010 और 2020 साल, 30 साल ही हो गए। तो 30 साल के बाद हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, और आज हम लोग बहुत अपग्रेड हो चुके हैं। केवल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो की तो बात ही दूर है, आजकल हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ कर लेते हैं, आजकल हम लोग वीडियो चैट करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, और भी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं फुल स्पीड के साथ। और इसके बाद भी अभी भी अपग्रेडेशन चले ही जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग और ज़्यादा अपग्रेड हो जाएंगे, और ज़्यादा हमारी स्पीड बढ़ चुकी होगी, और ज़्यादा हम लोग इनमें टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़ चुके होंगे। तो आज के लिए अपन फिलहाल इतना ही करते हैं। अब जब नेक्स्ट स्लाइड होगी या नेक्स्ट लेक्चर हमारा बनेगा, उसमें अपन एप्लीकेशंस की बात करेंगे। और एप्लीकेशन वाला ये जो टॉपिक है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो अगला लेक्चर होगा वो इस चैप्टर के लिए लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और जितना अपन ने अभी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए। कुछ प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कॉल, मैसेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो वो करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अब आपकी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इंटरनेट एंड एप्लीकेशंस, फर्स्ट वन इज www, वर्ल्ड वाइड वेब। वी कैन से www और वर्ल्ड वाइड वेब। और वेब इज अ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड पेजेस एक्सेस थ्रू द वेब ब्राउजर प्रोग्राम यूजिंग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, आपने www का नाम बहुत बार सुना होगा, और इसका फुल फॉर्म भी शायद आपको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये एक प्रकार का कलेक्शन होता है। और ये कलेक्शन किस चीज़ों का होता है, तो ये हाइपर लिंक्ड पेजेस का कलेक्शन होता है, जो वेब ब्राउज़र प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं। किसके अंडर में क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट करते हैं HTTP के अंडर में। HTTP एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँ कि www क्या है, एक प्रकार से कलेक्शन ऑफ वेब है, जिसमें नंबर ऑफ पेजेस, हाइपर लिंक्ड पेजेस क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और उनके कनेक्शन के हम लोग पेजेस को कनेक्ट कर पाते हैं, और उस पर आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाते हैं या ट्रांसफ़र कर पाते हैं। अब वेब पेज में कंटेन इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन।
यहाँ पर वेब पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हो सकता है टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है वो वीडियो के फॉर्म में हो, या हो सकता है वो एनिमेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर एक प्रकार से अगर आपसे कभी कोई पूछे कि www होता क्या है, तो आपको ये बताना आना चाहिए इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और एंड वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू दिस वेब पेजेस एंड दिस इंफॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ टेक्स्ट मैसेज और images or video file or audio file. The next one is electronic mail. Email allow you to send text message as well as files as an attachment. Web-based email services is offered free of cost through various portal like Gmail, Rediff Mail and Hotmail. अब इलेक्ट्रॉनिक मेल आपने इसका जो नाम सुना होगा वो ईमेल सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में वो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो फैसिलिटी क्या है कि आप टेक्स्ट मैसेजेस या फाइल या ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल अपने किसी रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सुपीरियर को आप लोग सेंड कर सकते हैं। और वहाँ पर जब आप उसको सेंड करते हैं तो आपको उसके लिए कोई आपको कॉस्ट या कोई चार्ज पे नहीं करना होता, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब ये करने का तरीका क्या होता है, आपको इसके लिए एक पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और वो अकाउंट आप कोई से भी पोर्टल पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग जीमेल का यूज़ कर सकते हैं, रेडिफ मेल का यूज़ कर सकते हैं, हॉटमेल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग आपके पास पोर्टल होते हैं जिनके ऊपर आप लोग अपने ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इस पर अपने मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं या इस पर आप मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसको हम लोग चैट भी बोलते हैं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, चैटिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ये सारी इंस्टेंट मैसेजिंग में आती है। इंस्टेंट मैसेजिंग हम लोग बहुत ज़्यादा भी यूज़ कर रहे हैं और जितने आप लोग मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या वीचैट के थ्रू, बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है। वो सारे इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती है वो इसी में आती है। इट इज़ सिमिलर टू ईमेल एक्सेप्ट दैट मैसेज इज सेंट इमीडिएटली टू रिसिपिएंट। इट फैसिलिटेट यूजर्स टू टाइप एंड सेंड मैसेज टू मेक कन्वर्सेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइव चैट। अब यहाँ पर जो होता है ये एक प्रकार का ईमेल का ही कंसेप्ट है, लेकिन ईमेल जो होते हैं वो जाकर किसी रिसीवर के पास रखे रहते हैं जब तक वो उसको ओपन ना करें और जब तक उसको रीड ना करें, और वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी काउंट किया जाता है। लेकिन जब हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर मैसेज इंस्टेंटली रेसिपिएंट के पास पहुँच जाता है। वो अगर उसको रीड कर लेता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आ जाता है और उसके बदले में वो कुछ रिप्लाई करता है और इस प्रकार से एक कन्वर्सेशन यहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइव चैट, इसको हम लोग लाइव चैट भी कह सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। और जब वो कंटिन्यूस हो रहा है तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें यहाँ पर टाइम डिवोट करने की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट वन इज़ SMS एंड MMS। SMS का यूज़ हम लोग तब करते थे सबसे ज़्यादा जब हम लोग इंटरनेट से ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे या हमारे पास इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं थी इंटरनेट की कि हम लोग इंटरनेट पे चैटिंग कर सके, या उस समय इंस्टेंट मैसेजिंग के ऑप्शन हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं थे कि हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग या चैट यूज़ कर सकें। लेकिन उस समय SMS का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, या MMS वीडियो भेजना होता था तो MMS का यूज़ किया जाता था। और ये उस समय मतलब 2000 से लेकर 2010 तक ये सबसे ज़्यादा फेमस था। तो SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, और SMS इज़ अ स्मॉल टेक्स्ट विच कैन बी सेंड टू एनी मोबाइल फ़ोन एट नो कॉस्ट। यहाँ पे करीब करीब अभी नो कॉस्ट लिखा है क्योंकि करीब करीब सारे जो टेलीफोन कंपनीज हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैकेज देते हैं जिसमें हमारे पास जो मैसेजेस होते हैं वो करीब करीब फ्री होते हैं, या उनका इतना मिनिमम कॉस्ट होता है कि हम उसको फ्री मान सकते हैं। तो ये जो SMS सर्विस थी ये जब 2001 से लेकर 2010 तक एप्लीकेबल थी, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी, तो इसके हमें चार्जेस पे करना होते थे, 1 रुपीज़ पर मैसेज या 50 पैसे पर मैसेज। उसके बाद कम हुआ 25 पैसे पर मैसेज हो गया, फिर 5 पैसे पर मैसेज हो गया, और अभी तो करीब करीब ये फ्री है।
तो ये जो शॉर्ट मैसेज सर्विस था या एसएमएस था, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और वीडियो अगर हमें सेंड करना होता था तो हम एमएमएस का यूज़ करते थे। एमएमएस उस समय बहुत कॉस्टली होता था, ये 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ को वेरी करता था, मतलब उस समय इसके आसपास की इसका रेट हमें पे करना होता था पर एमएमएस के लिए। जनरली दिस सर्विस इज यूज बाय इंडिविजुअल्स और एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सेंड बल्क मैसेजेस टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट और ग्रीटिंग मैसेजेस। लेकिन आज अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जिसके कारण हमने एसएमएस का यूज़ करीब करीब बंद ही कर दिया है। लेकिन हाँ, इसका यूज़ आज भी हो रहा है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे इंडिविजुअल्स इसको यूज़ कर रहे हैं जिनको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है या एडवर्टीजमेंट करना होता है या ग्रीटिंग मैसेजेस भेजना होते हैं बैंक से। जैसे आपको ग्रीटिंग मैसेज आता है, आपका बर्थडे होता है तो आपको मैसेज आते हैं, आपका अमाउंट डिपॉजिट हुआ है या विड्रॉ हुआ है तो उसके मैसेजेस आपको कहाँ से मिलते हैं, बैंक से, तो वो एसएमएस है, एसएमएस के थ्रू मिलते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट की जानकारी मिल रही है, कोई एडवर्टीजमेंट आपके पास आ रहा है तो वो किस पे आता है, आपको एसएमएस के थ्रू आता है। तो एसएमएस का आज भी यूज़ है, लेकिन आजकल इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं या इंडिविजुअल्स यूज़ कर रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। सम सर्विसेज प्रोवाइडर्स और अलाउ मल्टीमीडिया मैसेज विच में कंटेन पिक्चर्स, स्मॉल वीडियो अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। कुछ प्रोवाइडर्स जो होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको एमएमएस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप लोग पिक्चर्स के साथ साथ स्मॉल वीडियो और टेक्स्ट को भी क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमारा एमएमएस का कंसेप्ट है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट इज़ एन एप्लीकेशन विच अलाउ 2 or more people at different locations to communicate by simultaneous two-way video and audio transmission. Video conferencing differs from video phone calls in that it is designed to serve a conference in a group of people at multiple locations rather than individuals. देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो एक प्रकार की एप्लीकेशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में क्या हो सकते हैं, अलग अलग लोकेशन पर होते हुए भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक साथ। क्लियर है? तो ये एक प्रकार से क्या हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। और यहाँ पर हम लोग जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनेबल करते हैं तो यहाँ पर हम लोग वीडियो और ऑडियो दोनों के ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे वीडियो और ऑडियो दोनों ही चीज़ें क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वो वीडियो फ़ोन कॉल से क्या होती है, अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि वीडियो फ़ोन कॉल जो होता है उसमें केवल 2 पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, वीडियो कॉल कर पाते हैं, चैट कर पाते हैं। लेकिन जब कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, साथ में उनकी लोकेशन कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनके कनेक्ट होने के बाद वो अपना डेटा, अपने वॉइस, अपने वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग आजकल हमारे मोबाइल में भी यूज़ करते हैं। अगर हम लोग हमारे फ्रेंड से बात करना चाहते हैं, मल्टीपल फ्रेंड एक साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ करते हैं। ये बहुत ईजी तरीका हो गया है और आजकल सारे मोबाइल में इनेबल्ड भी होता है। नेक्स्ट वन इज़ वॉइस मेल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइस मैसेज। It is computer-based system that allow user to exchange personal voice message or deliver voice information relating to individuals, organization, product, services using an ordinary telephone. The term is also used more broadly to denote any system of the conveying a stored telecommunication voice messages, including using an answering machine. Most cell phone services offer voicemail as a basic feature. देखिए, वॉइस मेल को मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो जैसे हम ईमेल करते हैं, ईमेल क्या होता है, एक रिटर्न फॉर्म होता है, एक टेक्स्ट का रिटर्न फॉर्म होता है या वीडियो फाइल होती है या ऑडियो फाइल होती है जिसको हम लोग हमारे किसी भी परिचित को, किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी सुपीरियर को हम लोग सेंड करते हैं। लेकिन जो वॉइस मेल होता है वो एक प्रकार से मेल ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज या जो मेल किया जाता है वो वॉइस के फॉर्म में होता है। यहाँ पर ये कंप्यूटर जनरेटेड या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें आप अपनी वॉइस की अपने वॉइस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन सामने वाले को भेज सकते हैं। जैसे अगर हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे नीचे एक वॉइस का, एक माइक का बटन आता है, तो उस माइक के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी और रिकॉर्ड होने के बाद कहाँ चली जाएगी, सामने, अगर आपने उसको सेंड कर दिया तो सामने वाले के पास चली जाएगी। तो ये जो तरीका है ये एक प्रकार का वॉइस मेल हो गया। आपने क्या किया, सामने वाले को मेल कर दिया, आप डायरेक्टली उससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपका जो वॉइस मेल है वो बाद में इजीली सुन सकता है।
आपने जो टेक्स्ट मैसेज भेजा वो तो वो पढ़ सकता है, लेकिन अगर आप अपनी आवाज़, अपनी वॉइस सामने वाले तक पहुँचाना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वॉइस मेल का यूज़ करते हैं। यही कंसेप्ट पहले टेलीफोन में भी होता था, टेलीफोन जो लैंडलाइन फ़ोन होते हैं उनमें, क्योंकि उस समय क्या होता था कि कोई व्यक्ति अगर अपने घर पे अवेलेबल नहीं है और सामने वाले ने अगर उसको फ़ोन किया है और वो उससे कम्युनिकेट करना चाहता है लेकिन सामने वाला फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है या वो अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में एक वॉइस मेल जनरेट किया जाता था कि आप अपना मैसेज उसके लिए छोड़ सकते थे। जब भी वो पर्सन वापस घर आएगा तो उस वॉइस मेल को ओपन करके वो सुन सकता था कि आपने उसके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। तो ये एक वॉइस मेल का जो कंसेप्ट था ये लैंडलाइन के टाइम से चलता हुआ आ रहा है और आज भी हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बेसिक फीचर है जिसका हम लोग यूज़ अभी भी करते हैं। उसके बाद लास्ट होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP इसे कहा जाता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमें कम्युनिकेशन अलाउ करती है। इट इज़ टेक्नोलॉजी विच अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन PC एंड मोबाइल और टेलीफोन यूजिंग इंटरनेट एट वेरी लिटिल कॉस्ट। आपने जैसे इंटरनेट कनेक्शन लिया है आपके उस पर VoIP इनेबल हो जाता है। VoIP क्या होता है कि आपको इसके लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती कॉलिंग करने के लिए। आप इंटरनेट के थ्रू भी कॉलिंग कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के ऊपर जो यहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं कनेक्टिविटी के, ब्लूटूथ के या और जितने एप्लीकेशन आपको मोबाइल को साइलेंट करने के या नेट की कनेक्टिविटी के, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग करके आपके पास एक ऑप्शन आता है या इंटरनेट कॉलिंग करके ऑप्शन आता है। उस इंटरनेट कॉलिंग का मीनिंग यही होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इससे आप लोग सामने वाले एक व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपके पास भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और सामने वाले के पास भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप दोनों के पास इंटरनेट कनेक्शन है तो उस कंडीशन में आप लोग बिना किसी टेलीकम्युनिकेशन कैरियर का यूज़ किए आप लोग कॉलिंग कर सकते हैं और ये कॉलिंग टोटली फ्री होती है। मतलब फ्री इन द सेंस एक बार तो आपने पैकेज दिया हुआ ही है तो उस पैकेज के ऊपर आप लोग कॉलिंग कर सकते हैं और इसके लिए फिर आपको अलग से जो करियर होते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन करियर का मतलब होता है कि आपको एयरटेल, जियो, आइडिया इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग ये जो कॉलिंग है ये कंपनी में रिकॉर्ड भी नहीं होती, ये वॉइस ओवर होती है इंटरनेट के ऊपर। तो इंटरनेट के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलिंग की प्रोसेस कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, IPTV जिसको बोलते हैं, अलाउ यूज़र टू लिसन म्यूजिक, सी वीडियो फिल्म ऑन PC यूजिंग इंटरनेट। एक IPTV भी होता है, जैसा अभी हमने VoIP पढ़ा वैसे IPTV भी होता है। IPTV क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न होता है। ये आपको प्रोवाइड करता है म्यूज़िक और वीडियो फिल्म्स को इंटरनेट के थ्रू देखने और सुनने की फैसिलिटी। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और इसका यूज़ हम लोग कम करते हैं या काफ़ी लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा अपने सिस्टम को ध्यान से देखें या जो चीज़ें, जो कंसेप्ट आप लोग यूज़ कर रहे हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें और अपने डेली जो अपना सिलेबस है उससे जोड़कर समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो अभी तक हमने पढ़ी वो हम सभी यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमको उनके बारे में डिटेल ही नहीं पता होता। तो यहाँ पे अपना वैसे भी फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो अब आप भी थोड़ा सा अपनी हैबिट में लाइए। एक तो ये जो जितना अपन ने पढ़ा है उनको रिवाइज करिए, साथ में आप लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं या जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उन टेक्नोलॉजी को डीपली समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप उनको समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही जज कर लेंगे कि ये चीज़ क्या है और इसके बारे में हमने पढ़ा है। क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो आपने थ्योरी में पढ़ा है, हमने जो मोबाइल में, लैपटॉप में किया है वो आपने प्रैक्टिकली किया है। आप इनको कभी जोड़कर देखते ही नहीं हैं। अगर आपने इनको कभी जोड़कर देखने की कोशिश की तो आपको समझ में आएगा कि जो सिलेबस है हमारा वो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग उनको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जितने भी टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है उनको आप लोग अपने सिलेबस से जोड़कर देखने की कोशिश कीजिए। आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितना हमने पढ़ा है आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद होता चला जाएगा। आप अपने वर्ड्स में इनको लिख पाएंगे और आपको ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट बहुत इजी लगने लगेगा। तो यहाँ पर अपन अपना सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। अब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे और वो हमारा सेकंड चैप्टर होगा। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू।